आज सुबह में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को हम लोग बांटते हैं तीन भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में बांटते हैं। प्राचीन काल को क्या बोलेंगे? एंशियंट पीरियड। मध्यकाल को बोलेंगे मेडाइवल पीरियड। और आधुनिक काल को बोलेंगे मॉडर्न पीरियड। प्राचीन काल को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना बहुत जरूरी है बीसी और एडी। बीसी क्या है, एडी क्या है? बीसी ईसा पूर्व, एडी ईसवी, है ना। बीसी ईसा पूर्व, एडी ईसवी। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बोलते हैं ईसा पूर्व, बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी कि बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। क्या बोलेंगे? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है, जो पीरियड है, उसको कहते हैं एडी, या कहते हैं हम लोग एना डामिनी। एना डामिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो जो घटना घटी है वो देखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो जो घटना हुई है वो देखेंगे, है ना। यहाँ देख लें कि 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले भगवान बुद्ध का जन्म हो चुका था, है ना। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, नेपाल में हुआ था। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर उनका जन्म हुआ था। 563 में जन्म हुआ, है ना। 483 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब भगवान बुद्ध के बाद यहाँ पर फिर आ जाते हैं मौर्य वंश। भगवान बुद्ध के बाद किसका होता है? भगवान बुद्ध के बाद यहाँ मौर्य वंश आ जाता है। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश आ जाएंगे, मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश आ जाएगा। संगम वंश भी आ गए थे तब तक। दक्षिण भारत में संगम वंश का उदय हो जाता है। इसके बाद शक, पल्लव, कुषाण आए थे भारत में। फिर शक, पल्लव, कुषाण वंश का शासन चला था, है ना। बिहार में पाल वंशों का शासन चला था, वो सब देखेंगे। फिर इधर, फिर उसके बाद प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, चोल, चेल, पांड्य से, ठीक है। पहला है प्राचीन काल। फर्स्ट क्या है? प्राचीन काल, एंशियंट पीरियड, है ना। तो एंशियंट पीरियड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? प्राचीन काल कहाँ से कहाँ तक है? तो प्राचीन काल हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 7वीं शताब्दी तक है। प्राचीन काल हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 7वीं शताब्दी तक है ना। हड़प्पा काल शुरू हो सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल, आता है वैदिक काल शुरू होता है 1500 बीसी से 900 बीसी। वैदिक काल शुरू है 1500 बीसी से 9 तक, क्या है? वैदिक काल है। 1500 बीसी से 900 बीसी तक वैदिक काल। फिर आता है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी में। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है 483 बीसी में। 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। महावीर का जन्म 540 में होता है और उनकी मृत्यु होती है 468 बीसी। 540 बीसी से 468 बीसी के बीच महावीर। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हालांकि मौर्य साम्राज्य से पहले बहुत से वंश थे। मौर्य साम्राज्य से पहले बहुत से वंश थे, जैसे कि नंद वंश हो गए, है ना। नंद वंश के समय ही सिकंदर भारत आया था, हमला किया था सिकंदर भारत पे। राजा पोरस थे यहाँ के। तो नंद वंश के समय ही सिकंदर भारत आया था। उससे मौर्य वंश से पहले भी 3 4 5 वंश और भी थे। हर्यक वंश थे, नंद वंश थे, वो सब को छोड़ दिए। वो सब आपके बुक में नहीं है ना। उसके बाद है गुप्त वंश। इसके बाद क्या है? गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किए थे श्री गुप्त ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किए थे श्री गुप्त ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। उसके बाद है संगम वंश। दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था संगम वंश। उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, है ना। इनकी स्थापना, संगम वंश की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का दोनों मिल करके किए थे। हरिहर और बुक्का दोनों मिल करके संगम वंश की स्थापना किए थे। उसके बाद कुछ छोटे बड़े राज्य भी थे जहाँ तहाँ, है ना। राष्ट्रकूट, उसमें राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, चोल, पांड्य, ये सब भी छोटे छोटे राज्य थे, है ना। तो राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग। इसने अपनी राजधानी बनाई थी मान्यखेत। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। पढ़ेंगे आगे। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक थे नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट। उसके बाद चोल साम्राज्य जो थे वो
उनके संस्थापक विजयालय, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय ये अधीनता स्वीकार कर चुके थे। ये अधीनता, चोल पल्लव वंश की अधीनता में रहते थे। चोल जो है, चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। उसके बाद थे पांड्य वंश जो है, पांड्य वंश के संस्थापक थे विक्रम पांड्य। पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? विक्रम पांड्य, है ना। सबको थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में होगा वही पढ़ेंगे, जो नहीं होगा नहीं पढ़ेंगे। 6th क्लास के जो बुक में है सिर्फ वही अभी हम लोग देख रहे हैं ना। है प्राचीन काल के बाद आ जाता है मध्यकाल, है ना। मध्यकाल यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री, है ना। तो प्राचीन काल के बाद आता है मध्यकाल, मध्यकाल मेडाइवल हिस्ट्री उसके बाद शुरू हो जाता है। प्राचीन काल को हम लोग 6th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 6th क्लास चल रहा है, तो प्राचीन काल को 6th क्लास में पढ़ेंगे। मध्यकाल को पढ़ेंगे 7th में, मध्यकाल को 7th में पढ़ना है, मध्यकाल को 7th में पढ़ना है। इसके बाद आता है इसके बाद आ जाएगा आधुनिक काल, आधुनिक काल मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे हम लोग 8 में। कब पढ़ेंगे? 8 में पढ़ना है। तो मध्यकाल में, मध्यकाल की शुरुआत 8वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल की शुरुआत 8वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल की शुरुआत 8वीं शताब्दी से माना जाता है। इसमें सबसे पहले होता है अरबों का आक्रमण। अरब लोग जो थे वो भारत पर आक्रमण करते हैं, अरब लोग जो थे भारत पर आक्रमण करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था, है ना। 700 से 1400 तक, शुरू कब से कब तक है? 700 से 1400 तक है। लगभग ये 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जाता है ना। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक ये लगभग जाता है। उसके बाद है राजपूत काल, है ना। राजपूत काल, राजपूत काल 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है। उसके बाद है राजपूत काल, राजपूत काल 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है। फिर उसके बाद है दिल्ली सल्तनत, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाती है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक रहा है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक रहा। फिर उसके बाद आ जाता है मुगल, मुगल लोग आते हैं। तो मुगल लोग 1526 में आते हैं, मुगल लोग, है ना। बाबर आया था 1526 में, बाबर बाबर रहता है। उसके बाद औरंगजेब तक ही रहता है मुगल शासक, 1707, है ना। मुगल सल्तनत औरंगजेब तक ही रहता है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। उसके बाद कुछ राजा सब रहते हैं इसके, पर कुछ काम का नहीं रहता है, कोई इंपॉर्टेंट काम किया नहीं ये लोग, फालतू का इधर उधर बस कुछ इंपॉर्टेंट काम रहा, कोई इंपॉर्टेंट रोल किया नहीं, है ना। हाँ, बस एक 1857 की लड़ाई में रहा नहीं। एक बहादुर शाह जफर था 1857 में, वो एक नेता बन कर के उभरा था, लेकिन वो भी कुछ खास रहा नहीं, उसको रंगून भेज दिया, बर्मा भेज दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद आता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य 1670 से शुरुआत होती है मराठा साम्राज्य की। 1670 में मराठाओं की शुरुआत होती है। इनसे पहले भी कुछ रहती, 1670 से पहले ही हो जाती है, पर बहुत से किताबों में 1670 ही दिया हुआ है। तो 1670 से 1800 तक, 1800 के बाद भी था, है ना। मराठा साम्राज्य 1800 के बाद भी था, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की तो हार हो जाती है, जिसके कारण उसके बाद जो राजा सब आते हैं वो कुछ खास काम करते नहीं है ना। उसके बाद विदेशी आगमन, उसके बाद विदेशों का आगमन हो जाता है अपने देश में, है ना। अंग्रेज लोग आने लगते हैं बाहर से बहुत से लोग आने लगते हैं, लगभग 1800 से 1947 तक, 1800 से 1947, जब तक हम लोग आज़ादी के नहीं, है ना। अब मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आ जाता है। मध्यकाल के बाद आधुनिक काल, आधुनिक काल को हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? क्लास 8 में पढ़ेंगे आधुनिक काल को। आधुनिक काल, आधुनिक काल की शुरुआत 1800 से बोला जाता है, 1800 से। कभी कभी किसी बुक में औरंगजेब के मरने के बाद भी मिल जाएगा, 1700 से किसी में बुक में मिलेगा, किसी बुक में 1800। हम 1800 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 1800 से अब तक का जो समय है ये आधुनिक काल कहलाता है। 1800 से अब तक का समय आधुनिक काल कहलाता है। आधुनिक काल में मशीनीकरण बहुत ज़्यादा होने लगा, मशीनीकरण बहुत ज़्यादा होने लगा था, इसलिए इसको आधुनिक काल कहते हैं। उसके बाद विदेशी आगमन आया। उसके बाद आधुनिक काल में क्या हुआ? विदेशी आगमन, विदेशी आगमन आने लगा, जैसे कि वास्को डी गामा था, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आ जाता है ना। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आ जाता है, फिर गुलाम भारत हो जाता है। अंग्रेज़ों का शासन आएगा, भारत गुलाम हो जाता है। 6000, मात्र 6000 अंग्रेज था, पूरे भारत पे कब्जा करके रखा था। 6000 अंग्रेज 15 करोड़ की आबादी को गुलाम बना करके रखा था। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है ना। जितने भी बड़े बड़े लीडर सब थे, महात्मा गांधी हुआ, जवाहरलाल नेहरू, है ना, शहीद भगत सिंह, ये लोग बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, राजा राम मोहन राय, ये सब के समय शुरू हो जाता है ना। उसके बाद अब ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है ना।
क्या बोल रहा है, मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से होता है। मिट्टी का बर्तन, पहले के समय तो मिट्टी का ही बर्तन था। आज हमारे पास हर तरह का बर्तन है ना, स्टील का, एल्युमिनियम का, पीतल का, लेकिन पहले किसका था, मिट्टी का ही बर्तन था। तो मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि के द्वारा होता है। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा उसकी प्राचीनता का निर्धारण करते हैं, है ना। कितना वो जो बर्तन है, मिट्टी का बर्तन कितना साल पुराना है, ये हमको पता कैसे कैसे चलता है, कार्बन डेटिंग के द्वारा पता चलता है। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा पता चलता है कि ये सामान कितना पुराना है। उसके बाद बोल रहा है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत अलग करता है। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वत अलग करता है, अलग करता है। भारत का अगर नक्शा देखेंगे, है ना, भारत का अगर नक्शा देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब वाला जो एरिया है, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र व राजस्थान व उस एरिया से निकलता है विंध्याचल पर्वत, और जा करके सीधे भाग में बांटती है लगभग यहाँ तक, है ना, छत्तीसगढ़ तक जाती है लगभग ये। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वत अलग करता है। फिर नीचे आता है चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, चावल, पहले हम लोग पढ़ते थे मेहरगढ़, है ना, पहले हम लोग पढ़ते थे मेहरगढ़, मेहरगढ़ से चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने स्टडी किया, अच्छे से पढ़ा उसको, तो क्या मिलता है, कोल्डिवा, कोल्डिवा से। पहले हम लोग पढ़ते थे मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है ना, लेकिन कोल्डिवा यूपी में है, कोल्डिवा यूपी में। कोल्डिवा से जो मिला है चावल का प्रमाण, वो लगभग 8,000 साल पुराना है ना। और जो हमको मेहरगढ़ से मिला था, पाकिस्तान से मिला था, वो लगभग 7,000 साल पुराना है। तो ज़्यादा पुराना तो ये रहा ना। तो हम लोग अब इसको पढ़ते हैं, जबकि पहले हम लोग पढ़ते थे मेहरगढ़ से, लेकिन बाद में हम लोग इसको पढ़ने लगे, कोल्डिवा को, कोल्डिवा को, ठीक है। क्योंकि कोल्डिवा लगभग 8,000 साल पुराना है। कितना साल, 8,000 साल पुराना है। लेकिन मेहरगढ़ 7,000 साल पुराना है ना। भारत में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, भारत में सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य, भारत में सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य मौर्य वंश के लोगों ने बनाया था। सबसे पहले मौर्य वंश के ही लोगों ने बनाया था। सबसे मौर्य वंश में, उसमें सबसे प्रतापी राजा था अशोक, है ना, अशोक ने बनाया था। अशोक सबसे महान इसलिए हुआ क्योंकि कलिंग, कलिंग जो अभी उड़ीसा में है ना, कलिंग जो अभी उड़ीसा में, उड़ीसा को किसी भी शासक ने अभी तक नहीं जीता था। लेकिन अशोक जाता है, मार काट के रद्द कर देता है, तो वो जीत जाता है, कलिंग को जीत जाता है, पूरा वहाँ की मिट्टी को लाल कर देता है। तो मगध क्षेत्र के अधीन, किसके अधीन हुई थी, मौर्य साम्राज्य जो था वो मगध ही था ना, मगध क्षेत्र के अधीन था, है ना। मगध क्षेत्र के अधीन क्या कहेंगे, मगध क्षेत्र के अधीन कह सकते हैं, मौर्य साम्राज्य के अधीन कह सकते हैं। मगध क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विशाल साम्राज्य की बनाने वाला अशोक था। हालांकि उसके पिताजी भी थे, बिंदुसार, ये तो वो भी थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम अशोक का लिया जाता है इसमें। उसके बाद है डैश, क्या कह रहा है, डैश ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी। कुम्हार नामक स्थान, कुम्हार नामक, ये डॉक्टर शपूनर था। कौन था, डॉक्टर शपूनर नाम है इसका, डॉक्टर शपूनर। डॉक्टर शपूनर ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी। कुम्हार जो है वो जो मिट्टी का जो बर्तन उर्तन बनाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कुम्हार एक जगह का नाम है, ठीक है। भारत में मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है कुम्हार, जहां पर एक स्थान है कुम्हार, वहां पर खुदाई करवाया था डॉक्टर शपूनर ने, खुदाई करवाया था। अवशेष मिले थे वहां से बहुत सारे। आधुनिक काल का आरंभ, आधुनिक काल का आरंभ कब से कब माना जाता है, आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी से, आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी से माना जाता है। उसके बाद फिर नीचे कह रहा है महापाषाणी, महापाषाणी संस्कृति, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण डैश भारत के लोगों ने किया था। महापाषाणी संस्कृति भारत के लोगों ने किया था। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल था, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में हुआ था। 3,000 साल पूर्व भारत के लोगों ने किया था। देखिए महापाषाणी संस्कृति का निर्माण, महापाषाणी जो है ना, पाषाण का मतलब
पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। जैसे कि आज भी हम लोग पत्थर का, जो पहली वीडियो में मैंने बताया भी था, है ना, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। जैसे कि शिल्ला लोढ़ी हो गया, या फिर वो जो जांता हो गया, ये सब के बारे में मैंने बताया था पहले वीडियो में, जाके थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। महापाषाणी संस्कृति, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत का जो दक्षिण वाला एरिया है, यानी कि इधर विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में 3000 साल पहले, 3000 साल पूर्व भारत के लोगों ने किया था। किस किस लोगों ने किया था? भारत के ही लोगों ने किया था। जिसे हम लोग आजकल जांता देखते हैं, सिल्हा लोरी देखते हैं ना, ये सब भारत के लोगों ने ही बनाया था, है ना। उसके बाद वो जो पत्थर के जो हथियार सब होते थे, वो सब भारत के ही लोगों ने बनाया था। उसके बाद भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटते हैं? वो चार भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटते हैं, है ना। वो चारों भाग है हिमालय का पर्वतीय भाग, पहला है हिमालय का पर्वतीय भाग, हमारे हिमालय, है ना, जो पहाड़ सब है, जैसे कि नंदा देवी हो गया, जैसे कि पहाड़ सब जो हमारे देश में है ना, सब के सब तो उत्तर में ही, सब जितना भी पहाड़ है हमारे देश में सब तो उत्तर दिशा में ही है ना। जैसे कि केटू हो जाएगा, केटू पीओके में भी, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ना। गुरु शिखर तो राजस्थान में है। उसके बाद फिर बहुत सारे पहाड़ सब हैं, है ना। सिक्किम में नंदा देवी है, नंगा देवी, नंगा पर्वत, ये सब जितने भी हैं वो सब उत्तर भाग में पड़ते हैं, हिमालय के उत्तरी भाग में सब का सब, है ना। जो पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाका, हिमालय का जो पहाड़ी वाला भाग है, उसी को बोलते हैं हिमालय का पर्वतीय भाग, पर पर्वतीय प्रदेश या फिर पर्वतीय भाग, पर्वतीय खंड। जैसे कि हमारा केटू है, केटू गॉडविन आइंस्टीन पीओके में है वो, है ना। फिर जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी रेंज में पड़ता है ना, नेपाल में है वो। फिर नंदा देवी है, नंदा देवी है, बहुत सारा है। फिर उसके बाद उत्तर का मैदान है, बिहार यूपी, ये वाला जो एरिया है, बिहार यूपी मध्य प्रदेश, ये पूरा का पूरा समतल मैदान है ना, पूरा का पूरा समतल मैदान है। अगर समतल मैदान अगर है पूरा, तो वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। बिहार यूपी का जनसंख्या दोनों को मिला देंगे 25 करोड़ जनसंख्या हो जाता है बिहार का और यूपी का। तो मैदान जो होता है, मैदानी भाग में जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रीज़न क्या है? वहाँ पानी अवेलेबल आसानी से मिल जाता है, पहाड़ में तो पानी मिलेगा नहीं, तो पहाड़ पर आबादी सब कम होता है, यहाँ आबादी ज़्यादा होता है ना। और भी बहुत सारे कारण हैं। उसके बाद है प्रदीपीय पठार, प्रदीपीय पठार, है ना। जो हमारा नीचे वाला साउथ का जो एरिया है ना, दक्षिण भारत का जो एरिया है, वहाँ का मिट्टी एकदम ठोस है ना। साउथ पर्वतीय पठार वाला, पर्वतीय पठार जो साउथ का जो एरिया है, वहाँ की मिट्टी क्या है? एकदम ठोस है। तो वहाँ पर आपको कहीं कहीं पानी की दिक्कत मिलती है ना, जैसे कि मुंबई हो गया, मुंबई में पानी की दिक्कत है। फिर और भी कई शहर है, बेंगलुरु, वहाँ पानी की दिक्कत है, वहाँ पानी एकदम गहराई में मिलता है ना। पूरा का पूरा पठार है, पूरा दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ये सब वहाँ मिलता है वहाँ पे। उसके बाद समुद्र तटीय भाग, समुद्र तटीय, जो क्षेत्र समुद्र से सटा हुआ है ना, जो क्षेत्र समुद्र से सटा हुआ है, जो क्षेत्र समुद्र से सटा हुआ है। जैसे कि हमारा इधर से देखेंगे, इधर से अगर देखते हैं तो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आ जाता है। और अगर इधर से देखते हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आ जाता है नीचे से, है ना। यहाँ लास्ट मिलता है हमको कन्याकुमारी। उसके बाद है मिलान करने के लिए, है ना। उसके बाद है मिलान करने के लिए, मिलान में क्या बोल, खासी एक जनजाति का नाम है। खासी किसका नाम है? जनजाति का नाम है। आपने सुना होगा गारो, खासी, जैंतिया, जनजाति, है ना। गारो, खासी, जैंतिया एक जनजाति का नाम है। एक पहाड़ भी है गारो, खासी, जैंतिया। फिर उसके बाद अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे महादेश है, महादेश। अफ्रीका क्या है? अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा महादेश। अफ्रीका पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है। अगर एरिया के हिसाब से बोलेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका एक महादेश है। मगध एक बड़ा साम्राज्य था, भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, भारत का पहला साम्राज्य बोल सकते हैं, है ना। भारत का पहला बड़ा साम्राज्य कहा जा सकता है। पहला बड़ा साम्राज्य। फिर उसके बाद महापाषाणी संस्कृति, थोड़ी देर पहले ही बोले थे। महापाषाणी संस्कृति, पाषाण का मतलब पत्थर,
है ना। संस्कृति मतलब जो हम किस परिवेश में पले बढ़े हैं उसी को कहा जाता है संस्कृति। तो महापाषाणी संस्कृति यानी कि भारत के लोगों ने किया था, दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में हुआ था ये। 3000 साल पहले हुआ था महापाषाणी संस्कृति की शुरुआत, भारत के लोगों ने की थी। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो एक अनाज रखने का जगह है। चौपानी मांडो अनाज रखने का एक जगह है ना। अनाज क्या कह सकते हैं इसको? प्रमाण मिला था। अनाज, अनाज का प्रमाण मिला है हमको। अनाज का प्रमाण, अनाज का प्रमाण मिला है हमको चौपानी। ये कुछ अवशेष है ना। ये कुछ अवशेष है। क्या चीज़ कहाँ से मिला है थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। जैसे कपड़ा कहाँ से मिला है, सूती कपड़ा कहाँ से मिला, आदमी का हड्डी कहाँ से मिला, जानवरों का हड्डी कहाँ से मिला। बोल रहा है पत्थर या ईंट से बनी इमारत, पत्थर या ईंट से बनी इमारत का अवशेष मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। पत्थर से या ईंट से बना इमारत, बना घर कहाँ से मिलेगा? हड़प्पा से मिलता है। जानवर और मछलियों की हड्डी, जानवरों और मछलियों की हड्डी हमको सुरकोटदा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सुरकोटदा, सुरकोटदा एक जगह है, सुरकोटदा से मिलता है। यहाँ घोड़ा, हाथी, है ना, ये सब का, उसके बाद कुत्ता का पंजा, ये सब का हमको अवशेष भी मिला है सुरकोटदा से। उसका हड्डी सब भी मिला है। जानवर और मछलियों का हड्डी हमको सुरकोटदा से मिला है। फिर है मानव कंकाल, मानव कंकाल का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से। मानव कंकाल का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से। एक जगह है जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है ना। मृतकों का टीला, ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत से लोग रहते थे, ये लोग आपस में ही मार उड़ कर लिया, आपस में झगड़ा उगड़ा कर लिया। एक रीज़न ये दिया जाता है। दूसरा रीज़न ये दिया जाता है कि यहाँ हो सकता है कब्रिस्तान हो, है ना। ये भी रीज़न दिया जाता है कि यहाँ पहले कब्रिस्तान था। कोई राइटर कहता है यहाँ पहले कब्रिस्तान था, और कोई राइटर कहता है कि ये लोग आपस में रहते थे मिलजुल करके, लेकिन किसी कुछ हुआ होगा तो आपस में ये लोग युद्ध कर लिए, जिसके कारण काफ़ी लोग यहाँ मरे। यहाँ ढेर सारा लाश लाश मिला है ना। ढेर सारा कंकाल मिला, एक लाइन से ढेर सारा कंकाल मिला है। तो इसको हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मानव कंकाल मिला यानी कि मृतकों का टीला मिला हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद कुछ मूर्तियाँ भी मिली है ना। शीशे की मूर्तियाँ मिली है। नटराज, एक नटराज मूर्ति है ना। आप लोग जानते होंगे नटराज पेंसिल जो यूज़ करते हैं उसमें एक मूर्ति आती है उसके कवर पे, है ना। तो उसकी मूर्ति भी हमको मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है जो शीशे की मूर्ति थी। एक तांबे की भी मूर्ति मिली है। उसके बाद बर्तन, बर्तन का हमको साक्ष्य मिला है लेहुरा देव से। मिट्टी का बर्तन था। किसका बर्तन था? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन था। उसका साक्ष्य हमें मिला है लेहुरा देव से मिला है। आभूषण, आभूषण जो जेवर जेवरात होते हैं सोने का, चांदी का, ये सब जो हाथों में पहना जाता था, हाथ में, गले में, है ना, उसको आभूषण कहते हैं। आभूषण का साक्ष्य मिला है महदमा से। कहाँ मिला है? महदमा, महदमा से साक्ष्य मिला। महदमा यूपी में है। महदमा यूपी में है। यूपी में प्रतापगढ़ जिला, यूपी में प्रतापगढ़ जिला है, वहाँ पर है महदमा। वहाँ पर साक्ष्य मिला है जेवर का, आभूषण सब का। उसके बाद है सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं, है ना। सिक्के के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं। और सिक्कों का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है हमें शाहपुर से। कहाँ मिला है? शाहपुरा से मिला है। सिक्कों का साक्ष्य मिला है शाहपुरा से। शाहपुरा वर्तमान में इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक जगह है शाहपुरा, वहाँ पर सिक्कों का साक्ष्य मिला। फिर है अनाज, अनाज मिला है चौपानी मांडो में। अनाज, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से हमें अनाज का साक्ष्य मिला है। अनाज का साक्ष्य मिला। उसके बाद है कपड़े, कपड़ों का भी साक्ष्य में मिला। सूती कपड़ों का, कौन से कपड़ों का? सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद है चूड़ी का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगा, चूड़ी कहाँ है? कालीबंगा में मिलता है। चूड़ी हमें मिलता, चूड़ी का साक्ष्य मिला है हमें कालीबंगा में। चूड़ी का साक्ष्य मिला हमें कालीबंगा।